हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आई होप आप लोगों के 9th के एग्जाम काफी अच्छे गए होंगे। अब हमें न्यू स्टार्टिंग करनी है क्लास 10th के साथ। सेशन है आपका 2022-2023 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज की वीडियो जो है वो है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश का जो मैंने आपको ग्रामर पोर्शन 10th वालों को करवाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ था सबके लिए। तो आई होप जो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले किसी भी पोएम या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो राइटर होता है इसका या पोएट होता है उसके बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके जो पोएट हैं वो सभी को मालूम होगा, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट है। ठीक है, और उनकी जो पोएम है उसमें मोमेंट्स दर्शाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल होते हैं वो मोमेंट्स, यानी कि जैसे गांव का सीन बता दिया, पेड़ के बारे में बता दिया, है ना, कोई मोमेंट के बारे में बता दिया। लेकिन इतनी छोटी सी चीज के बताने के बाद भी उस चीज का जो असर होता है ना, जो उसका सिग्निफिकेंस होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लार्ज स्पेक्ट पे होता है। ठीक है, चलिए, और ये इनकी जो पोएम्स होती हैं, एक और पॉइंट है कि वो बहुत सिंबॉलिक पोएम्स होती हैं उनकी। ठीक है, ध्यान रखना, हाईली सिंबॉलिक, यानी पढ़ने के समय तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल पोएम है, लेकिन इनके पीछे जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही हिडन होते हैं। ठीक है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पोएम कब लिखी राइटर ने। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि पोएट बैठा था डिप्रेस मूड में, बहुत ही सैड मूड में बैठा था। और कहाँ बैठा था वो? एक ट्री के नीचे बैठा था। ट्री कौन सा था आपका? हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री आपने काफी टाइम देखा होगा, वो कॉनिफोरस वाले, है ना, यानी कि कोन जैसे दिखते हैं ना आपको, वो वाले ट्री के नीचे, उसी टाइप का कोई ट्री था, उसके नीचे बैठा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक उसके साथ कुछ घटना हुई जिसके कारण, ऐसे इंसिडेंट के कारण उनका मूड जो था वो चेंज हो गया। उस समय उनका मूड था सैड सा, डिप्रेस सा, लेकिन वो घटना यानी कि इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ कि उनका मूड एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, और उनका जो रेस्ट ऑफ डे था, यानी कि बचा हुआ जो बाकी का दिन था, वो उनका बहुत ही अच्छा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज थी जिसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे देखिए, डस्ट ऑफ स्नो पोएम, ठीक है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमें मालूम है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट स्टांजा से। फर्स्ट स्टांजा है हमारा, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, जल्दी से राइमिंग स्कीम बताइए मुझे। राइमिंग स्कीम क्या होगी? देखो, क्रो और स्नो सेम साउंड कर रहा है, तो इसको हम ए दे देंगे। और सुक डाउन ऑन मी और ट्री, क्या चीज? मी और ट्री दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको हम दे देंगे बी और बी। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टांजा है उसकी राइमिंग स्कीम हमारी बन गई ए बी ए बी। ओके, तो ये बताना बहुत जरूरी था। अब हम एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रीडिंग मारी इसकी कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, तो इसमें क्या करता है, मान लो एक सर्दियों का दिन होगा, है कि नहीं, विंटर्स डे होगा, जब सारे ट्रीज जो होते हैं ना उनके ऊपर कवर हो जाती है क्या? स्नो फ्लेक्स, यानी स्नो के जो थोड़े छोटे से जो रुई के समान है ना, कॉटन के समान क्या होते हैं, थोड़े से दाने होते हैं, वो छा जाते हैं ट्रीज के लीव्स पे। ठीक है, तो पोएट क्या है, वहीं पे बैठा है ट्री के नीचे, या फिर सकता है वहां से निकल रहा हो वो, तो उसके ऊपर क्या हुआ कि लिखा हुआ है सुक डाउन ऑन मी, यानी कि क्रो बैठा हुआ था एक पेड़ पे और उसने क्या किया, पेड़ को हिलाया, किसी न किसी कारणवश उसने पेड़ को हिलाया, तो उसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि यहाँ पे देखो डस्ट बात हुई है कि नहीं, स्नो सीधी बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो ऊपर से गिरती हुई रुई के समान जो रुई होती है, रुई के समान जो स्नो होती है उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि हम बोल सकते हैं उसको बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जैसे डस्ट यानी कि धूल जो होती है वो कितनी हल्की होती है, उसी तरीके से डस्ट ऑफ स्नो थी, वो उसके ऊपर सडनली गिरी, कोई ना कोई मोशन तो हुआ होगा ना। तो फिर हुआ क्या कि हेमलॉक ट्री से वो गिरी थी उसके सिर के ऊपर। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इधर उसने दो सिंबल यूज की है, पहला तो क्रो लिया है उसने और दूसरा है हमारा हेमलॉक
ट्री का यूज किया है। आपने कई पोएम्स पढ़ी होंगी, लेकिन उन पोएम्स में आपने नाइटिंगेल के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि स्पैरो के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने पोएम्स में ज्यादातर क्रो के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है इसका यूज करना। क्रो का क्यों इंपॉर्टेंस है ये हम आगे जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या, ये जो घटना हुई यहाँ पे इंसिडेंट कौन सा हुआ कि क्रो ने थोड़ा सा हिलाया पेड़ को, या फिर उस पेड़ से हिला होगा वो, तो फिर डस्ट गिरी हेमलॉक ट्री से राइटर के ऊपर, यानी कि पोएट के ऊपर। ठीक है, ये तो इंसिडेंट हो गया आपका। फिर नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं। अभी इसके बारे में हम सिग्निफिकेंस एंड सिंबलिज्म में देखेंगे इसका। देखिए नेक्स्ट लाइन है आपकी कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ठीक है, तो आई हैड रूड ये वर्ड यूज रखना, ध्यान रखना, यूज नहीं रखना, ध्यान रखना। यही तो एक हार्ड वर्ड है आपका, रूड। अगर आपने इस पोएम के नीचे देखा होगा तो आंसर में आपको लिखा हुआ है कि रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पछतावा करना। किसी चीज के लिए हम क्या करते रहते हैं, कई चीज होते हैं ना, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, तो हम क्या करते हैं, रूड मतलब कि RUED वाला, इसमें हम क्या खो जाते हैं, यानी कि गम में खो जाते हैं उस चीज के लिए। तो यहाँ पे वही चीज हुआ कि हम रिग्रेट, पछतावा करते रहते हैं, रूड। तो यहाँ पे अब लाइन टू लाइन इसका देख लेते हैं। हुआ क्या, सेकेंड स्टांजा में पोएट क्या कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ बर्फ गिरने का, सॉरी बर्फ नहीं, स्नो गिरने का, उसने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया। किस तरीके से चेंज किया कि उसका जो सलन और डिस्पेयरिंग मूड था ना, सलन यानी बहुत ही सैड था, और डिस्पेयरिंग यानी कि हम उसी तरीके से ले सकते हैं कि वेरी सैड, है ना, ऐसा मूड जो था, बोल सकते हैं स्नो, डस्ट ऑफ स्नो थी, वो उसके ऊपर गिरी। तो उसके ऊपर गिरने से उसका क्या हो गया कि वो जो अपने गम में डूबा हुआ था उससे वो बाहर निकल के आया। ठीक है, और उसका क्या हुआ, अ चेंज ऑफ मूड, मूड का चेंज हो गया, और उसने सेव कर लिया सम पार्ट ऑफ डे, उस दिन का थोड़ा सा टुकड़ा उसने सेव कर लिया, जिस दिन को उसने क्या कर दिया था, रूइड कर दिया था। ठीक है, तो उसने किस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 लाइनों में बहुत कंफ्यूजन है, उसको आप देख लीजिए कि इसमें क्या हुआ कि जो कभी कभी हम क्या है, कहीं खोए हुए रहते हैं, होता है ना कि हम किसी चीज को ऐसे घूरते ही रह जाते हैं, और बिना मतलब अनइंटेंशनली हम उस चीज को देखते ही रह जाते हैं, जबकि हमारे मन में कुछ और चीजें चल रही होती हैं। तो इसी तरीके से राइटर उस पेड़ के नीचे इस तरीके से खड़ा था या बैठा था कि भाई अपने दुख में गुमा हुआ था, हम बोल सकते हैं खोया हुआ था। ठीक है, तो एकदम से उसके ऊपर स्नोफ्लेक गिरी, तो यानी कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसका क्या हुआ, ध्यान हटा कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा तो पूरा दिन खराब हो रहा है, ऐसे ही दुखी बैठा रहूंगा क्या। तो इस तरीके से ये हमारी पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो कर दी मैंने। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इस पोएम में बोलना क्या चाह रहा है राइटर, भाई है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो पोएट कहाँ है, बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के नीचे, ठीक है, जिसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे। ठीक है, उसने क्या थोड़ा सा हिलाया, इधर उधर हिला डुला होगा वो, तो डस्ट ऑफ स्नो जो थी वो राइटर के ऊपर गिर गई। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल्स से तो उसको चोट तो नहीं आई होगी, लेकिन ये सिंपल एक्शन जो था ना, उसने चेंज कर दिया पोइट का पूरा मूड। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो जब वो जो वेस्ट कर रहा है ना अपना पार्ट रिपेंटिंग करने में, यानी कि पछताने में, तो या फिर दुख में खोए रहने के लिए, सोरो के अंदर, तो वो उसे क्या कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए, इस दुख को अब त्याग कर छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मूड जब उसका चेंज हुआ तो उसे पता चला कि मुझे रेस्ट डे यानी कि बचा हुआ दिन को यूटिलाइज करना चाहिए, है ना, यूज कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो फर्स्ट स्टांजा में इसमें क्रो जो था ना, क्रो ऐसा बर्ड होता है कि वो क्या है, किसको बताता है, सैडनेस को बता रहा होता है, किसको, सैडनेस को बता रहा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बैड ओमन। ठीक है, हम बोलते हैं ना बुरी, मतलब ये तो बुरा संकेत है, उस तरीके से। ठीक है, और हेमलॉक ट्री जो है ना वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, वो भी हमें डिस्पेयर और किसका बताता है, सैडनेस, सोरो, ये दिखा रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो थी ना, क्या थी डस्ट ऑफ स्नो, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज थी, है ना, यानी कि ये एक इंसिडेंट था। ठीक है, ऐसा इंसिडेंट था, या फिर हम बोल सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो का गिरना ऐसा मौका था जिसने पूरे के पूरे मूड को उसके राइटर के चेंज कर दिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन
अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि पहले पार्ट में तो जो सैडनेस को बताया गया अच्छी तरीके से, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि राइटर का मूड चेंज हुआ और उसने अपने दिन का जो बचा हुआ पार्ट था उसको बचा लिया। क्या करके? दुख और पछतावे को छोड़ के उसने नए पार्ट को यूटिलाइज यानी कि यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। देखिए, अब साथ ही साथ चलेंगे, हम पूरी के पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगी। तो आई होप आप लोग मेरे साथ इस चैनल पे बने रहेंगे और इसी तरीके से हम लाइन टू लाइन सारे चैप्टर्स एंड सारे पोएम्स की समरी विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and hit the like button.